आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट पोर्शन। जैसे कि मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन शायद मैंने स्टार्ट किया था, उसमें मैं कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं। तो देखने से ही पता चल जाता है कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। थोड़ा सा मैंने पिछली क्लास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी पढ़ाया था, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में स्टार्ट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग वीडियो देखकर लाइक ज़रूर करते होंगे और शेयर भी ज़रूर करते होंगे। और जब भी आप वीडियो देखो तो आपके पास एनसीईआरटी का होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। तो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ा रहा हूँ बेटे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जब एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना देता है तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। when a single reactant breaks into two or more product, then the reaction is known as decomposition reaction। क्या बोला जाता है उसको? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है बेटे उसको। इसका अगर फ्रेमवर्क आप देखो तो इसका फ्रेमवर्क होगा ए ब्रेक होके बना देगा बी प्लस सी। ए कोई रिएक्टेंट है, वो कंबाइन मतलब ब्रेक होके बी और सी बना देता है। इसके लिए एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, तो कई बार हम हीट लेते हैं। तकरीबन आप ये कह सकते हो कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी एंडोथर्मिक होती हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? भाई मैंने आपको पिछली क्लास में एनर्जी के बिहाफ पे दो तरह की रिएक्शन बताई थी। एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। एक होती है भाई एंडोथर्मिक। एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे और यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और एनर्जी किसी भी फॉर्म की हो सकती है, ये आपको पहले ही पता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एनसीईआरटी में सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो है मेरे भाई डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होते हैं ये आपको बाद में पता चलेगा। मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ाया जाता है इसका स्पेशल टॉपिक क्रिस्टल क्या होते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि कई सब्सटेंस अपने साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच करके रखते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? क्रिस्टल बोला जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो जैसे कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट H2 होगा। कितने हैं ये नहीं बताया एनसीईआरटी में। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये बन जाता है FeSO4। उसने बोला है कि कलर चेंज होगा इसमें जो केमिकल चेंज है वो क्या होगा भाई? इसमें केमिकल चेंज होगा, एक तो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, और दूसरा इसमें क्या होगा? कलर भी चेंज होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? कलर चेंज होगा। इसका कलर जो होता है आई थिंक ग्रीन होता है इसका कलर, ग्रीन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कैसा कलर होता है? ग्रीन। और ये कैसा होता है? ग्रीन कलर इसका चेंज हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? इसका कलर कैसा होता है ये चेक करके बता दूंगा मैं। फेरस सल्फेट को हम अगेन हीट करते हैं, हीट करने के बाद बन जाता है
Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। ये ग्रे कलर का होता है। किस कलर का होता है भाई? ग्रे कलर का। अब आप इसमें क्लियर कट देख सकते हो कि ये दोनों तो गैसेज हैं, यू नो वेरी वेल। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। आप देख सकते हो कि ये एक सिंगल रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट को जब हमने डिकम्पोज किया तो इससे 3 प्रोडक्ट बन गए हैं। 1 रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट। तो ये क्लियर कट है कि एक ऐसी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और डिकम्पोजिशन होने के साथ साथ एंडोथर्मिक भी है। एंडोथर्मिक क्यों है? एंडोथर्मिक इसलिए है, इट यूज हीट एनर्जी फॉर कंप्लीशन। कंप्लीट होने के लिए किसका यूज किया इसने? हीट एनर्जी का यूज किया। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी, जिसमें कोई भी एनर्जी यूज होती है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलती है उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, आप पिछला लेक्चर देखें जरूर। नोट्स सभी बच्चे क्लियर बनाएं, बिल्कुल चेक किए जाएंगे जब भी स्कूल खुलेंगे आपके। एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अच्छा, एक चेंज और इसमें देखा है, इसमें जब एक्टिविटी पढ़ोगे तो बोला है कि जिस भी टेस्ट ट्यूब में आप ये रिएक्शन कर रहे हो उसको थोड़ा नाक से दूर रखना, क्योंकि जो ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये थोड़ी तीखी स्मेल के साथ रिलीज होती है। दोबारा सुन लीजिए, जब आप एक्टिविटी पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो उसने जो टेस्ट ट्यूब है उसको थोड़ा सा दूर रखा है, नाक से दूर रखने के लिए बोला है कि टीचर की प्रेजेंस में होनी चाहिए ये एक्टिविटी, यही प्रैक्टिकल। क्योंकि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये थोड़ी सी तीखी स्मेल के साथ लगती है नाक पे जाके, तो थोड़ा सा बर्निंग इफेक्ट क्रिएट करती है नाक में, जिसकी वजह से थोड़ा अच्छा सा फील नहीं होता। इस वजह से थोड़ा दूर रखना होता है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड नाक में नहीं जानी चाहिए, वो जरूरी है थोड़ा सा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद और भी रिएक्शंस हैं। एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में लिया है वो कौन सा है भाई? वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, कैल्शियम कार्बोनेट। किसका है भाई वो? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट के साथ डिकम्पोज किया जाता है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं बेटे? थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट के साथ इसको डिकम्पोज करके, जैसे कि आपको बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है और CaO बनाया जाता है। पेंट इंडस्ट्री में ये रिएक्शन बहुत यूज़ की जाती है। पेंट इंडस्ट्री में ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, इसको बोलते हैं क्विकलाइम, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, कल बताया था इसके बारे में। एग्जाम्पल नंबर 3 है जो आपके पास एनसीईआरटी के अंदर, वो है लेड नाइट्रेट। किसका है बच्चों? लेड नाइट्रेट। इसको भी क्या किया जाता है? इसको भी थर्मल डिकम्पोजिशन जब इसका कराया जाता है लेड नाइट्रेट का, तो क्या बनता है? एक तो बनता है जी लेड ऑक्साइड, एक बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक बनता है ऑक्सीजन। ये तीनों चीज़ें बनती हैं। रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे आप, मुझे लगता है एनसीईआरटी में शायद बैलेंस भी है, मैं दिखा देता हूँ आपको, कहीं ना कहीं हो जरूर, हाँ है, एनसीईआरटी में बैलेंस भी है। PbNO3 की 2 है यहाँ पे, ये 2 है, इसके भी 2 मोल हैं, इसके 4 हैं, बस यही है, समझ रहे हो? तो ये भी क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट केमिकल चेंज ऑब्जर्व। तो भाई पहले तो गैस रिलीज हुई है और जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसके ये ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन फ्यूम्स बोला हुआ है उसमें। ब्राउन फ्यूम्स के साथ इसका पता चलता है ये कौन सी गैस है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
रिलीज, तो कलर भी चेंज हुआ है, ये आप देख सकते हो। इसके बाद अगला जो डिकम्पोजिशन आता है, एग्जाम्पल नंबर 4, वो एक्टिविटी है पूरी, उसमें बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हो मेरी बात है। हाइड्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोला जा सकता है इसको। इसमें क्या किया जाता है, वाटर को रखा जाता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको डिकम्पोज किया जाता है और उसका क्या बना दिया जाता है, वाटर बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया जाता है और हाइड्रोजन बना दिया जाता है। ऐसा कुछ है। ये कैसे किया गया है भाई, एक बहुत बड़ा सा कंटेनर लिया गया है, उसमें एक कैथोड रखा गया है और एक एनोड रखा गया है। इसको जोड़ दिया गया है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होता है उसको एनोड बोलते हैं और जो नेगेटिव के साथ होता है उसको कैथोड बोलते हैं। समझ रहे हो, एनोड यहाँ पे पॉजिटिव है और कैथोड यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है जी। वाटर जब ब्रेक होता है आपको पता ही है वो क्या बनाता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन है, ये H पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। तो H पॉजिटिव आयन बैटरी के इलेक्ट्रॉन लेते हैं और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज करते हैं। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है, कहाँ पर होती है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कैथोड के ऊपर। किसके ऊपर भाई, कैथोड के ऊपर। यहाँ पे OH नेगेटिव आयन रिड्यूस होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, OH नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन देते हैं और क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं और ऑक्सीजन बना देते हैं। तो रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हैं, 4 हाइड्रोजन हैं और इलेक्ट्रॉन भी दिए हैं इन्होंने 4, क्योंकि एक OH नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन देगा तो 4 OH नेगेटिव कितने देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन का भी बैलेंस करके चलना है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी बैलेंस करके चलना है। तो यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है, ये आपके सामने है बिल्कुल। इस रिएक्शन को आप देख सकते हो। इस रिएक्शन को जब आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। इसको इस रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ये रिएक्शन ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये डिकम्पोज हुआ है 2H2O प्लस O2। ये रिएक्शन है। असल में जो भी रिएक्शन के सामने ये लिखे होते हैं, जो ये कांस्टेंट लिखे होते हैं, इनको बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट। क्या बोला जाता है बेटे, स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है इनको। स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। तो 9th क्लास में आपको मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। मोल कॉन्सेप्ट सुना है, सब बेच खाया, कॉपी खोल के देखना, उसमें सब बताया हुआ है मोल के बारे में, क्या होता है मोल। तो स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट मैंने बताया, मतलब मोल कॉन्सेप्ट बताया था। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई रिएक्शन बैलेंस है तो ये इस रिएक्शन को कैसे पढ़ना है कि 2 मोल वाटर के ब्रेक होकर प्रोड्यूस 2 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को ऐसे पढ़ा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जब वाटर ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए ज़्यादा सिलेंडर की ज़रूरत क्यों पड़ती है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। मतलब क्वेश्चन आएगा why more
cylinder require to store hydrogen gas during hydrolysis of water। तो आपने इसका आंसर बताना है because due to hydrolysis of water the amount of hydrogen released is double than oxygen। 1 mole of each gas has 22.4 लीटर वॉल्यूम। बस इतना लिख दिया तो आपने समझो जंग जीत ली। कुछ नहीं, अपने सेंटेंस में लिख लेना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो ज्ञान होता है उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, मेरी बात आप समझें। नॉलेज हैज़ अ नो लैंग्वेज, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। शुरुआत में थोड़ा टूटा फूटा लिखोगे कोई बात नहीं है, चल जाएगा वो। पेपर तक जाते जाते आप अच्छे से लिखना सीख जाओगे। पर प्लीज़ कोई भी रेफरेंस किताब की हेल्प ना ले, रेफरेंस बुक की कोई भी हेल्प ना ले, वो थोड़ा सही सा नहीं लगता है। मतलब वैसे तो सभी प्रेफर करते हैं, पर आप प्लीज़ ना लें उसको। तो जब हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि 2 मोल हाइड्रोजन के निकलते हैं और 1 मोल ऑक्सीजन का निकलता है। तो भाई साहब इसके जब 2 मोल निकलेंगे, 2 मोल का मतलब समझ रहे हो आप, तो 44.8 लीटर निकलेगी। और अगर इसका 1 मोल निकलेगा तो ये निकलेगी 22.4 लीटर। समझ रहे हो मेरी बात? तो इससे तो ये क्या निकली है, डबल निकली है। और ज़्यादा अमाउंट में निकली तो दैट मीन्स इसको स्टोर करने के लिए भी क्या चाहिए, ज़्यादा सिलेंडर चाहिए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, आगे मिलेगा आपको, तो नोट कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल एनसीईआरटी में है AgCl, सिल्वर क्लोराइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सिल्वर क्लोराइड। ये शायद 4th एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के अंदर। सिल्वर क्लोराइड, इसको जब सनलाइट में खुला छोड़ा जाता है तो ये सिल्वर बना देता है, प्लस क्लोरीन गैस को रिलीज कर देता है। इसको रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन हुआ है, डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट भी आपको पता ही है कि एक तरह की क्या होती है, एनर्जी होती है। समझ रहे हो? सनलाइट भी एक तरह की एनर्जी होती है। तो अभी जो पीछे रिएक्शन दी थी डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, उसमें किस तरह की एनर्जी का यूज़ हुआ था? उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हुआ था। और इसमें किस तरह का हुआ है? सनलाइट का। और उससे पीछे वाली में किस तरह का हुआ था? हीट का। तो आपके पास क्वेश्चन बन के आएगा एक्सरसाइज के अंदर कि राइट 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच 3 एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी आर यूज्ड। तो आपने सबसे पहले हीट वाली लिख देनी है, फिर इलेक्ट्रिसिटी वाली लिख देनी है, और 3rd नंबर पे ये सनलाइट वाली लिख देनी है। समझ रहे हो? तो ये सिल्वर क्लोराइड हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चन बन के आएगा ऐसे ही तकरीबन सब मेटल हैलाइड जितने भी हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब खुला छोड़ देते हैं, तो उसमें से भी ब्रोमीन बाहर निकल जाता है। इसमें क्या क्वेश्चन बन के आएगा? हर रिएक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, एक बन सकता है, 2-4 बन सकते हैं। तो रिएक्शन ही याद रखनी है आपने ज़्यादा। रिएक्शन जितना ज़्यादा आप रिएक्शन याद रख पाओगे, 10th में तकरीबन सारी रिएक्शन ही हैं, पहले चैप्टर से लेके 5th चैप्टर तक, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ क्लासिफिकेशन तक, सब के बारे में, प्रॉपर्टी और नेचर के बारे में पढ़ा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि वाई सिल्वर क्लोराइड स्टोर इन डार्क बोटल्स। जो सिल्वर क्लोराइड है वो
डार्क बोतल्स में क्यों स्टोर किया जाता है भाई? अगर क्लियर बोतल में स्टोर करेंगे तो वो सनलाइट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, और सनलाइट के साथ रिएक्ट करेगा तो जो उसके अंदर क्लोरीन है वो सारी क्या हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी, वो सारी निकल जाएगी। तो फिर वो सिल्वर क्लोराइड क्यों नहीं रहेगा, वो सिल्वर रह जाएगा, सिर्फ सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट बन के नीचे निकल जाएगा। तो आपने इसका आंसर लिखना है बिकॉज इन क्लियर बोटल्स it react with sunlight and release chlorine gas, so it store in dark bottle to cut the कनेक्शन विद सनलाइट, ताकि ये सनलाइट के कांटेक्ट में ना आए। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? बहुत आसान, अपनी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस सीखें आप जितना हो सकता है। तो हमने तकरीबन क्या कर लिए हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं आपको फिर भी बोल देता हूँ कि बोल सकते हो आप कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर, दैट इज they use energy in different form। समझ में आई आपको बात? मतलब जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वे तकरीबन क्या करती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं, वो बहुत सारी एनर्जी को क्या करती हैं, यूज़ करती हैं। ठीक है जी, आप अपनी एनसीईआरटी उठाएं, उसमें कुछ और भी हो तो आप ज़रूर देखें, जैसे कि मेरे पास है एनसीईआरटी। तो तकरीबन हम सब पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सनलाइट है, लेड नाइट्रेट है, सिल्वर ब्रोमाइड है, एक है कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, टेक 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है, 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेना है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, टच द बॉटम ऑफ द ट्यूब विद योर पाम, व्हाट डू यू फील, इज इट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इस एक्टिविटी को करवा देते हैं। आपने लेना है बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। एक्टिविटी है यहां पे, तो है जी बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्या बात है, और अमोनियम क्लोराइड। अब मुझे पता है आधी जनता को तो इसका फॉर्मूला नहीं बनाना आता होगा, 9th में सिखाया है गधेड़ों। बेरियम Ba, हाइड्रोक्साइड होता है OH, बेरियम की वैलेंसी होती है 2, BOH2 प्लस अमोनियम होता है NH4, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव होता है, क्लोरीन होता है Cl नेगेटिव। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड जब मिलेंगे, तो चलो जी मिला देते हैं इसको, थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, BaOH2 प्लस NH4Cl, जब इसको मिलाया जाता है तो बन जाता है बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये रिएक्शन, अब इस रिएक्शन के बारे में आपने बताना है। अब जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो पता चलेगा कि आपको इस रिएक्शन के बारे में क्या होगा, वो मैं बता देता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। ये रिएक्शन हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है भाई साहब। ये इट डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बाय 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, बहुत नीचे गिरा देती है सराउंडिंग का टेम्परेचर। आप ये समझिए कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड एक कंटेनर में लिए जाएंगे, एक बीकर में लिए जाएंगे, बीकर में लेने के बाद आप उसको क्या करोगे,
लेबोरेटरी के अंदर एक स्टैंड पे रखोगे, स्टैंड पे नीचे 2-4 बूंदे पानी की गिरा देना है। यहाँ पे 2-4 बूंदे पानी की गिरा दी। उस बीकर को बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड मिला के उस बीकर को इस पानी की बूंदों के ऊपर रख देना। बस फील क्या करना, थोड़ी देर बाद जब आप इसको ग्लास रोड से मिलाओगे, इसके अंदर ग्लास रोड से जब आप इसको मिलाओगे तो ये जो नीचे पानी की 2-4 बूंदें जो आपने रखी थी, इन सब की क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। ये सराउंडिंग से उस पानी में से सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी और उस पानी का क्या बना देगी, बर्फ बना देगी। तो इतनी हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सराउंडिंग की एनर्जी यूज कर लेती है, जिसकी वजह से सराउंडिंग क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ये इस रिएक्शन में आपने ऑब्जर्व करना है। कभी मौका मिला तो लेबोरेटरी में जरूर कराएंगे आपको ये। तो ये हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन कर देती है, जिसकी वजह से जो इसके पानी है नीचे वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। क्या आपको बात समझ में आई? यहाँ पे आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाला पोर्शन क्या होता है, खत्म हो